कहानी की शुरुआत में हमें शादी का सीन दिखाया जाता है, जहां मुरेन को पता लगता है कि उसकी दुल्हन तो गायब है। वहीं मुरेन का बड़ा भाई येतिंग दुल्हन को शादी से भगाकर अपने घर पर लेकर आया था, जहां पर वो उससे जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था। दुल्हन का नाम शियानर था। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे छोटे भाई की होने वाली वाइफ हूँ, तो तुम इस तरह की हरकतें मेरे साथ नहीं कर सकते। येतिंग कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। यहाँ पर हमें इन दोनों के पास्ट रिलेशन के बारे में भी बताया जाता है, जहाँ ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। येतिंग कहता है कि तुम्हारा ये दिल, तुम्हारी ये पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ मुझसे बिलोंग करती है। इतना कहकर वो उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। शियानर देखती है कि मुरेन इसी तरफ आ रहा है कि वो जल्दी से उसे दूर होती है एंड मुरेन से कहती है कि तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी। मुरेन ये सब कुछ देखकर येतिंग से कहता है कि तुम अपनी ही भाभी के साथ इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या कोई शर्म नाम की चीज नहीं। अभी येतिंग काफी हैरानी से शियानर की तरफ देखता है। वेल, ये तो कहानी का छोटा सा इंट्रो था। यहाँ से कहानी की असली शुरुआत होती है। कहानी हमें 6 महीने पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पर शियानर कह रही थी कि बचपन में ही येतिंग से मेरी शादी तय हो गई थी। हम दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे और इस शादी को लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड भी थी। येतिंग जनरल की फैमिली से बिलोंग करता है और बचपन में ही उसने पावर के चलते मेरे पूरे परिवार, मेरे पूरे कबीले को ख़त्म कर दिया। येतिंग काफ़ी ज़्यादा क्रूर है, बिल्कुल एक जंगली भेड़िए की तरह। वो अपने आगे किसी को भी नहीं देखता, मगर उसका जो सौतेला भाई मुरेन है वो उससे काफ़ी क्लोज है। मुरेन येतिंग की तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो एक अच्छा और काइंड पर्सन है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं मुरेन के क्लोज आऊंगी ताकि मैं येतिंग से अपना बदला ले सकूं। फिर हमें दिखाया जाता है कि शियानर ने मुरेन को प्यार के जाल में फंसाने के लिए किस तरह का प्लान बनाया। अभी वो अपनी फ्लावर शॉप में नहा रही थी कि वहाँ पर मुरेन फ्लावर खरीदने के लिए आता है। उसके आने की आहट सुनकर वो जानबूझकर जोर से आवाज करती है ताकि मुरेन उस तरफ आ सके। अब मुरेन यहाँ पर आ गया था और शियानर को इस तरह से देखकर वो थोड़ा शर्मा जाता है। येतिंग जो कि मुरेन के ही साथ उसी फ्लावर शॉप में आया था, अभी वो मुरेन को ढूंढते हुए उसी तरफ आ रहा था। ये देखकर मुरेन सोचता है कि अगर बड़े भाई ने हम दोनों को इस हालत में देख लिया तो ये अच्छा नहीं होगा। वो ज्यादा कुछ सोच पाता उससे पहले ही शियानर उसे अपने बाथटब में छुपा देती है। जब येतिंग वहाँ उसे ढूंढते हुए आता है तो वहाँ पर शियानर के अलावा और कोई नहीं था। ये देखकर वो तो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मुरेन बाहर निकलकर उसे थैंक यू कहता है अपनी मदद करने के लिए। दोनों ही भाई के बाहर जाने के बाद वो कहती है कि सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। वो एक फ्लैशबैक को याद करती है जहाँ पर उसका पूरा चेहरा छला हुआ था। किसी तांत्रिक ने काला जादू करके उसे एक जहर दिया एंड कहा कि 1 साल के अंदर ही तुम्हें इस जहर की मदद से येतिंग को अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा। जब येतिंग तुमसे सच्चा प्यार करने लग जाएगा तब ये जहर अपना असर दिखाएगा और उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। लेकिन वहीं 1 साल के अंदर तुम ये चीज नहीं कर पाई, येतिंग को तुमसे सच्चा प्यार नहीं हुआ, तो इस जहर का उल्टा असर सीधा तुम पर होगा और तुम बर्बाद हो जाओगी। शियानर कहती है कि येतिंग से मुझे अपने पूरे कबीले का बदला लेना है। इस चक्कर में मेरी खुद की जान भी चली जाए फिर भी मुझे मंजूर है। आगे वो तांत्रिक उसका चेहरा ठीक कर देता है। चेहरा ठीक करने का प्रोसेस काफी ज्यादा दर्दनीय था, मगर फिर भी वो इसे सह लेती है। चेहरा ठीक हो जाने के बाद उसने अपना नाम भी बदल लिया था, जो कि था बानमेंग, और बानमेंग नाम से ही कैपिटल में वो अपना एक फूलों का स्टोर चला रही थी। अभी वो कह रही थी कि येतिंग बचपन में मुझसे काफी प्यार करता था। उसने मुझे बिल्कुल एक खजाने की तरह रखा, पर एक ही दिन में मैं उसके लिए कबाड़ कचरा बन गई। उसने मेरे पेरेंट्स को मारने के बाद मुझे भी मारने की कोशिश की, मगर मैं उससे बचने में कामयाब हो गई। आज येतिंग की दादी माँ का जन्मदिन था, इसलिए वो बनहुआ के स्टोर में फ्लावर खरीदने आया था। अभी वो फ्लावर के बारे में उसे बहुत सारी जानकारियाँ दे रही थी, उसे काफ़ी बातें कर रही थी और ये काफ़ी कोल्ड होकर बैठा था। ना ही उसकी बातों का कोई जवाब देता है और ना ही उसकी तरफ देखता है। शियानर फूलों में खुजली पाउडर मिलाकर उसे देने के लिए आती है। यहाँ पर वो जानबूझकर उसके सामने गिरती है ताकि येतिंग उसे बचा ले। अभी वो उसे ही देखे जा रहा था और इसी मौके का फायदा उठाकर शियानर उस जहर को उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। उस जहर के लगते ही
ये तिंग को थोड़ी देर के लिए डिजीनेस फील होता है, मगर बाद में वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। वहीं मुरेन शियानर के बारे में सोचकर उसकी पेंटिंग बना रहा था। इसे साफ पता लगता है कि उनकी जो पहली मुलाकात थी वहीं से ही मुरेन को शियानर पसंद आ गई है। शियानर की नौकरानी उसे पूछती है कि मैडम, आपका टारगेट तो ये तिंग होना चाहिए, फिर आप मुरेन के पीछे क्यों पड़ी है, आप उसे क्यों फंसाना चाहती है। इस पर वो कहती है कि ये तिंग काफी ज्यादा चालाक है, अपनी जनरल की पोजीशन को बचाने के लिए ये लड़का कुछ भी कर सकता है। ऊपर से वो लड़कियों से बात ही नहीं करता और ना ही उसकी तरफ देखता है, इसलिए मैंने मुरेन का सहारा लिया ताकि मैं उसकी नजरों में आ सकूं। अगले दिन दादी माँ ये तिंग पर चिल्ला रही थी कि तुम जो फूल मेरे जन्मदिन पर लेकर आए उसमें तो जहर था, उसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी में रैशेस हो गए हैं। मुझे तो लगता है कि मैं अपने पूरे शरीर को खुजा खुजा कर ही मर जाऊंगी। ये तिंग की माँ कहती है कि मेरा बेटा भला आपको जहर क्यों देगा, पक्का आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी। पर दादी माँ है कि शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं ये तिंग सोच रहा था कि वो फूलों वाली लड़की कल कुछ ज्यादा ही चपड़ चपड़ कर रही थी, तो पक्का उसी ने ही फूलों में जहर मिलाया होगा। तभी ही वहाँ पर शियानर आती है और वो अपना नाम बान मैंग बताती है। मुरेन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो बताती है कि मैं तो बस दादी माँ के जन्मदिन पर उसे शुभकामना देने आई हूँ। पर दादी माँ की हालत देखकर वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई जहर दिया गया है, पक्का आपने ऐसी कोई चीज़ खा ली होगी, उस वजह से ये एलर्जी हो गई है। मुरेन कहता है कि दादी माँ को शकरकंदी खाने से एलर्जी है, तो शायद उसने वहीं खा लिया होगा। वो अपने साथ एलर्जी की दवाई लेकर आई थी जो कि वो दादी माँ को देती है। उस दवाई को लगाने के बाद दादी माँ की खुजली गायब हो गई थी। यहाँ पर वो तो शियानर से इम्प्रेस हो जाती है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा स्मार्ट है। दादी माँ को खुश देखकर मुरेन उसके कान में कुछ कहता है और दादी माँ इस चीज के लिए उसे हाँ कहती है। मुरेन कहता है कि बान मैंग, तुम फ्लावर्स को काफी अच्छे से अरेंज करती हो, तो क्या तुम हमारी जनरल की फैमिली के लिए काम करना पसंद करोगी। इस पर वो फटाक से मान जाती है। ये तिंग सोचता है कि इसने तो काफी जल्दी हाँ कह दिया, ये औरत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। रात में ये तिंग अपने सपने में शियानर को देखता है, जहाँ पर वो उसे कह रही थी कि जनरल ये तिंग, मैं तुम्हारा वो बुरा सपना हूँ जिससे बचकर तुम कभी भी भाग नहीं सकते। वो जल्दी से उठकर बाहर आता है, जहाँ पर वो याद करता है कि शियानर के पूरे कबीले को खत्म करने के बाद वो उसे ढूंढ रहा था, पर उसे पता लगता है कि शियानर की तो मौत हो गई है। अभी वो कहता है कि शियानर, मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं सकता, मेरे दिल में जो तुम्हारी जगह है मैं उसे किसी को भी नहीं दूंगा। वो रात में ही शियानर के घर पर जाकर उसे धमकी देता है कि तुम आखिर में हो कौन और चाहती क्या हो, तुमने दादी माँ के सामने इस तरह से मेरी मदद क्यों की। वो उसे कहती है कि तुम्हारे थैंक यू कहने का तरीका तो काफी ज्यादा अजीब है। वो कहता है कि जो भी हो, मगर आगे से तुम मुझसे और मेरे पूरे परिवार से दूर रहना। कि वो कहती है कि मैंने तुम्हारा आखिर में क्या बिगाड़ा है, तुम इस तरह की धमकियाँ मुझे नहीं दे सकते, और ऐसा करके क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम तो एक जनरल ठहरे, तो मारना काटना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही बातें करते हुए वो उसके काफी क्लोज आ रही थी और ये तिंग उसकी तरफ काफी खिंचाव महसूस कर रहा था कि वो खुद को कंट्रोल में रखते हुए वहां से जल्दी से चला जाता है। ये तिंग के जाने के बाद वहां पर मुरेन आता है जो कि उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। वो देखता है कि शियानर को तो ठंड लग रही है कि वो उसे क्लोक उड़ाता है जो कि वो स्पेशली उसके लिए ही लाया था। मुरेन उसे कहता है कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं, तुम काफ़ी अकेली हो, ऐसे में तो फ्लावर स्टोर अकेले में चलाना काफ़ी मुश्किल होता होगा ना। अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी मदद की ज़रूरत हो या फिर तुम किसी भी मुसीबत में पड़ो तो मेरे पास तुम आ सकती हो। अगले सीन में वो उस तांत्रिक की बातों को याद कर रही थी जहाँ पर वो उसे कह रहा था कि ये तिंग को तुम्हें 1 साल के अंदर अपने प्यार में गिराना होगा। अगर उसे तुमसे सच्चा प्यार हो गया तो तुम इस श्राप से आज़ाद हो जाओगी और वो इसमें फंस जाएगा और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। वो ये सब कुछ याद करने के बाद अपने फ्लावर स्टोर पर आग लगा देती है ताकि वो बाद में जनरल के घर पर रहने जा सके। अगले सीन में वो काफी बेबस होकर मुरेन की तरफ आ रही थी। मुरेन उसकी ऐसी हालत देखकर जल्दी से उसे अंदर लेकर आता है। मुरेन एक डॉक्टर है, अभी वो उसका इलाज कर रहा था। वो उसकी पल्स चेक करने के बाद कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। ये तिंग खिड़की से ही देखता है कि
कि मुरेन किस तरह से इस नई आई लड़की की मदद कर रहा है। जब शियानर को होश आता है कि मुरेन उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे पूरे रूम को सजा दिया है, अब से तुम यहीं पर ही रहोगी, अभी वो उसके लिए दवाई लेकर आ रहा था। शियानर देखती है कि इसने पूरी रात चक्कर किस तरह से उसका ध्यान रखा। वो जैसे ही उसे थैंक यू कहने चाहती कि वो कहता है कि थैंक यू मत कहो, वैसे तुम्हारी पल्स उसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या तुम्हें कोई अजीब सी बीमारी है। वो जल्दी से बात को टालने के लिए उसे ऐसे ही फालतू के सवाल पूछने लगती है कि तुम एक डॉक्टर हो, मुझे पता नहीं था। ये तिंग अभी भी बाहर ही खड़ा था और चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रहा था। आगे मुरेन तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहा था कि वहाँ पर ये तिंग आकर कहता है कि ये सब तो तुम्हें पसंद नहीं था, फिर आज अचानक से ही तुम तीरंदाजी की प्रैक्टिस क्यों करने लगे। वो निशाना लगाने में उसकी थोड़ी मदद कर देता है एंड बाद में पूछता है कि तुम बान मैंग को हमारे घर पर लेकर आए और तुमने इस बात की परमिशन भी मुझसे नहीं ली। मुरेन कहता है कि बड़े भाई, वो बस हमारे बगीचे में फ्लावर अरेंज करने का काम करने आई है, तो मैं भला इस बात की परमिशन आपसे क्यों लूंगा। फिर वो कहता है कि चलो बचपन की ही तरह कंपटीशन करते हैं, हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी होगी। इस कंपटीशन में मुरेन जीत जाता है कि ये तिंग कहता है कि तुम उस लड़की को हमारे घर में रखना चाहते हो तो ठीक है, तुम ये कर सकते हो। अगले सीन में शियानर देखती है कि मुरेन इसी तरफ आ रहा है कि वो जानबूझकर उसके सामने आती है और बीमार होने का नाटक करती है। वो उसे कहती है कि मैं जनरल की वाइफ यानी कि ये तिंग की माँ को ये जड़ी बूटी वाला सूप देने जा रही थी, पर देखो ना बाहर कितनी ज्यादा ठंड है, ऊपर से मैं बीमार भी हूँ। मुरेन कहता है कि डोंट वरी, ये सूप मैं उसे देकर आता हूँ, तुम अपने रूम में जाकर आराम करो। वो देखती है कि ये तिंग अभी इसी तरफ देख रहा है कि वो मुरेन के बालों को प्यार से सहलाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे बालों पर तो ये कचरा चला गया था। ये तिंग उन दोनों को इस तरह से क्लोज देखकर यहाँ पर थोड़ा जेलस हो जाता है। दो काम करने वाली नौकरानियां आपस में ही बातें कर रही थी कि जिस तरह से हमारे दूसरे यंग मास्टर यानी कि मुरेन बान मैंग के पीछे पड़े हैं तो वो पक्का उसे शादी करके ही मानेंगे। दिखने से साफ पता चल रहा है कि वो उसे कितना पसंद करते हैं। बान मैंग से अभी हमें अच्छे से बिहेव करना होगा, क्या पता फ्यूचर में वो हमारी मालकिन बन जाए। ये तिंग को ये सब कुछ सुनकर उन दोनों पर ही बहुत ही गुस्सा आता है और वो उन दोनों को ही काम से निकाल देता है कि कल से यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं। रात में ये तिंग की माँ हेल्यूसिनेशन का शिकार हो गई थी। उसे किसी औरत का भूत दिखाई दे रहा था जिससे वो बचने की काफी कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ ये तिंग शियानर को देखने आया था कि वो उसे कहती है कि तुम्हारा भाई काफी ज्यादा अच्छा है, उसने मुझ पर दया दिखाकर यहाँ पर रहने की जगह दी, पर तुम हो कि मुझ पर शक किए जा रहे हो। देखो मैं एक अनाथ हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं और न ही कोई दोस्त है, मैं बस एक कमजोर फूल बेचने वाली हूँ, तो तुम इस तरह से मेरे पीछे क्यों पड़े हो, कहीं तुम मुझे कोई पसंद वगैरह तो नहीं करते। हाँ शायद यही रीजन होगा। ये सब कुछ कहते हुए वो वापस से उस निशान को टच कर लेती है जिससे उस जहर का असर वापस से चालू हो जाता है। ये तिंग सोचता है कि ये औरत जब भी मेरे पास आती है कि मुझे एक अलग तरह का खिंचाव इसकी तरफ महसूस होता है। वो जैसे ही उसे किस करने चाहता कि उसके माँ के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो शियानर को छोड़कर अपनी माँ के पास आता है। उसकी माँ के रूम में भूत भगाने वाले बहुत सारे तावीज चिपकाए हुए थे। उसकी माँ कहती है कि वो औरत वापस आ गई है और वो मुझे मारना चाहती है। ये तिंग कहता है कि माँ आप चिल्लाना बंद करिए वरना सबको पता लग जाएगा, आप एक जनरल की वाइफ है तो आप इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकती। वो कहती है कि मैंने जिस औरत को मारा उसका भूत मुझे सता रहा है, मैं क्या करूं। मगर बाद में वो खुद को शांत कर लेती है ये कहकर कि मेरे पास तो मेरा बेटा है जो कि एक जनरल है, तो मुझे किसी का भी डर नहीं। अगले दिन मुरेन बहुत सारी मेडिकल बुक्स को रीड कर रहा था। वो कहता है कि बान मैंग की पल्स इतनी ज्यादा अजीब तरीके से क्यों रिएक्ट कर रही थी, मैंने आज से पहले कभी भी ऐसी बीमारी के बारे में नहीं सुना। वहीं शियानर की नौकरानी उसे कह रही थी कि कल रात जनरल की वाइफ को दोहरे पड़ रहे थे, उसकी आवाज काफी दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। शियानर कहती है कि ये तिंग की माँ ने ये तिंग को इस फैमिली का वारिस बनाने के लिए मुरेन की माँ की जान ले ली। किसी मासूम को मारने पर उसे काफी गिल्ट हुआ और ये गिल्ट कब डिप्रेशन में बदल गया पता ही नहीं चला। डिप्रेशन इतना ज्यादा लंबा चला कि उसे हेल्यूसिनेशन होने लगे। ये तो बस उसके कर्मों का फल है। रात में वो मुरेन को गार्डन में मिलने के लिए बुलाती है
क्योंकि उसने जो फूल उगाए थे वो उसे दिखाना चाहती थी। मुरेन उसे कहता है कि तुम्हारी स्माइल के सामने तो ये सारे फूल भी काफी फीके लगने लगते हैं। इतना कहकर वो उसके माथे पर एक फूल लगाता है। वो उसे कहती है कि क्या तुम इस फूल का मतलब जानते हो? इस फूल का मतलब एटर्नल लव होता है। मुरेन कहता है कि फिर तो मैंने तुम्हारे लिए सही फूल को चूज किया है। प्यार इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। वो जानबूझकर गिरने का नाटक करती है ताकि मुरेन उसे पकड़ ले। अभी वो बस उसे ही देखे जा रहा था कि वो जल्दी से उसे दूर होती है। मुरेन उसे कहता है कि मैं पिछले कुछ टाइम से तुम्हारी उस अजीब सी बीमारी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे ज्यादा कुछ मिला नहीं। कि वो कहती है कि तुम मेरी तरफ इतने ज्यादा अच्छे क्यों हो? मुरेन कहता है इसीलिए क्योंकि मैं जिंदगी भर तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हारी अच्छे से केयर करना चाहता हूँ। तभी ही येतिंग के माँ के चिल्लाने की आवाज आती है। मुरेन उस तरफ देखने जाना चाहता था, मगर वो उसे मना करती है कि वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मुरेन को सच्चाई का पता लगे कि येतिंग की ही माँ ने उसकी माँ को मारा। मुरेन एक अच्छा इंसान है और येतिंग को वो अपना सब कुछ मानता है। अगर उसे सच्चाई के बारे में पता लग गया तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाएगा। वहीं येतिंग अपनी माँ को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हें वारिस बनाने के लिए मुरेन की माँ को खत्म किया, लेकिन अब ये औरत भूत बनकर मुझे डरा रही है। येतिंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोई आत्मा नहीं है, उसे बस हेल्यूसिनेशन हो रहे हैं। मुरेन अभी कमरे के बाहर खड़ा था और उसने ये सारी बातें सुन ली थी। जैसा कि श्यानर ने अंदाजा लगाया, मुरेन सच्चाई जानने के बाद बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गया था। श्यानर याद करती है कि किस तरह से येतिंग ने उसके पूरे कबीले को खत्म किया। श्यानर के फादर उसे कह रहे थे कि तुमने हमारे कबीले के ऊपर इस तरह के झूठे आरोप क्यों लगाए? क्या हमें फंसाकर मारकर तुम क्राउन प्रिंस की नजरों में अच्छे बनना चाहते हो? तुम बड़े होने के बाद सच में एक घटिया आदमी बनोगे। मुझे अब पछतावा हो रहा है कि मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे तय की। श्यानर की माँ उसके सामने जिंदगी की भीख मांग रही थी कि वो उन सभी को जाने दे, पर यह ऑर्डर देता है कि सैनिकों इन सभी को खत्म कर दो। इस कबीले का एक भी मेंबर जिंदा नहीं बचना चाहिए। इन लोगों ने देशद्रोह किया है, राजा को धोखा दिया है, तो इनको सजा तो मिलनी ही है। श्यानर अभी किसी पत्थर के पीछे छुपी हुई थी और उसने ये सारा नजारा अपनी आंखों से देखा था। प्रेजेंट में वो कहती है कि येतिंग, तुमने पावर की लालच में आकर मेरे मासूम कबीले वाले को मारा, मेरे परिवार को भी नहीं छोड़ा और तुम मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वो उस तांत्रिक की कहीं बातों को याद करती है जिसमें उसने कहा था कि मैंने जो जहर तुम्हें दिया है, इस वजह से तुम्हारा चेहरा ठीक हो गया, तुम अपना बदला भी ले पाओगी, पर यह जहर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पूरे चांद के दिन पर इससे तुम्हें तकलीफ हो सकती है। आज पूर्णिमा का ही दिन था। उसकी नौकरानी उससे कहती है कि अभी तो रात भी नहीं हुई और इस जहर ने अपना असर दिखाना चालू कर दिया। आगे जनरल के मेंशन में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए एक रिचुअल रखा था। इस रिचुअल को करने वाला जो शमन था, उसके अंदर अचानक से ही मुरेन की माँ की आत्मा आ जाती है। वो येतिंग की माँ से कहता है कि तुम मुझे मारकर अभी काफी खुश लग रही हो, पर मैं वापस आ गई हूँ। अब से मैं रोज रात को आकर तुम्हें परेशान करूंगी। तुम्हारा भी बिल्कुल मेरी ही तरह बुरा अंत होगा। ये सब कुछ सुनकर तो येतिंग की माँ डर जाती है। येतिंग जल्दी से उस शमन के पास आकर उसके गले पर तलवार रख के उसे पूछता है कि बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। शमन होश में आने के बाद कहता है कि अभी अभी मुझे क्या हुआ था, मैं अभी वहाँ पर खड़ा था और अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। येतिंग समझ जाता है कि ये बंदा बस नाटक कर रहा है। श्यानर ये सारा नज़ारा दूर से ही खड़े रहकर देख रही थी और उसी ने ही उस शमन को पैसे दिए थे ये सब कुछ बोलने के। वो शमन येतिंग से कहता है कि मुझे तो यहाँ पर भूत भगाने का रिचुअल्स करने बुलाया था, तो शायद उसी की ही आत्मा ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया होगा। ये सुनकर दादी माँ तो भड़क जाती है। अगले सीन में इनकी फैमिली मीटिंग चल रही थी, जहाँ दादी माँ येतिंग पर चिल्ला रही थी कि हमने तो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए रिचुअल्स रखा था, पर देखो तो तुम्हारी माँ ने क्या कांड किया। इतने अच्छे मौके को इस औरत ने मातम में बदल दिया। ये खुद तो पागल है,
पूरे खानदान को पागल कर देगी। मैं ऐसी औरत को अपने घर में नहीं रखना चाहती। सैनिकों, इसे पकड़कर बाहर फेंक दो। ये तिंग जोर से चिल्लाता है कि मेरी माँ को कोई टच नहीं करेगा। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ये तिंग की माँ जनरल की कॉन्क्यूबाइन थी। दादी माँ शुरुआत से ही उसे पसंद नहीं करती थी। अभी वो उसे कहती है कि इस वेश्या ने मेरे बेटे को फंसाया, इनका एक बच्चा हो गया, इसलिए मुझे इस औरत को अपने घर में पनाह देनी पड़ रही है, वरना इस जैसी गरीब और भिखारन को मैं अपने घर के आसपास भी भटकने ना दूं। यहाँ पर वो ये तिंग की भी काफी बेइज्जती करती है। ये लोग गरीब परिवार से आते थे, इसलिए दादी माँ को ये लोग पसंद नहीं थे, उसे तो खानदानी बहू चाहिए थी। ये तिंग ये सब कुछ याद करने के बाद दादी माँ से कहता है कि मैं अपनी माँ को टेंपल छोड़कर आऊंगा, वहाँ पर वो सेफ रहेगी। आगे शियानर सो रही थी और पूर्णिमा की वजह से उसकी बॉडी में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज्यादा कि वो सह नहीं पा रही थी। तभी ही वहाँ पर ये तिंग आकर उसे कहता है कि उस शमन को तुमने ये सारी बातें बोलने को कही ताकि मेरी माँ की सबके सामने बेइज्जती हो सके। तुम्हारे इस कारनामे की वजह से मेरी माँ जिस सच को सालों से छुपाती आ रही थी, अब वो सबके सामने एक्सपोज हो गया। अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो सीधा वार मुझ पर करो, मेरी माँ को बीच में ना घसीटो। वो उसे कहती है कि तुम अपनी माँ को बचा नहीं पाए, क्या इस वजह से तुम्हें बुरा लग रहा है? इतना कहकर वो उसे सिड्यूस करने लगती है। दरअसल में शियानर की पूरी बॉडी में वो जहर है, उस जहर की वजह से उसका जला हुआ चेहरा ठीक हो गया, पर यहाँ एक कंडीशन भी थी कि उसे ये तिंग को 1 साल के अंदर अपने प्यार में गिराना होगा ताकि इस जहर का असर उस पर हो जाए और वो इस जहर से आजाद हो जाए। मुरेन ने जब उसकी पल्स चेक की तो वो काफी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी, तो मुरेन को ऐसा लगा कि शियानर को कोई गंभीर बीमारी है जिसके बारे में उसे नहीं पता है, पर ये तो बस काले जादू का असर था। अभी ये तिंग के चाहते ही उसे काफी दर्द होने लगता है। वो जल्दी से मुरेन के पास जाती है। मुरेन उसकी ऐसी हालत देखकर उसके दर्द को कम करने की उसे कोई दवाई दे देता है। अभी वो सो रही थी कि मुरेन की नज़र इस यूनिक नोट पर जाती है और उसे याद आता है कि बचपन में एक छोटी लड़की ने उसे इसी तरह से नोट बांधना सिखाया था। वो कहता है कि तुम वही छोटी लड़की हो जो कि बचपन में मेरे साथ खेला करती थी। शायद हम दोबारा इसलिए मिले क्योंकि भगवान भी यही चाहते हैं। अगले सीन में वो शियानर को गिफ्ट में एक हेयरपिन देता है। ये देखकर शियानर को याद आता है कि बचपन में ये तिंग ने उसे इसी तरह से हेयरपिन देकर वादा किया था कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मुरेन उससे कहता है कि मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे ये हेयरपिन दिया, अब ये हेयरपिन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो तुम इसका मतलब जानती हो ना। शियानर जल्दी से उस हेयरपिन को निकालकर उसे वापस देने लगती है कि वो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। मैं तो कैपिटल में हर सुंदर लड़की को इसी तरह से हेयरपिन देता हूँ। वेल यहाँ मुरेन के एक्सप्रेशन तो कुछ और ही बता रहे थे। यह हेयरपिन सचमुच में उसकी माँ की ही थी। आगे मुरेन ये तिंग के पास जाता है। ये तिंग उसे कहता है कि तुम तो सच्चाई जानने के बाद मुझसे और मेरी माँ से नफरत करते होगे ना। वो कहता है कि नहीं, बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। हमारे माँ बाप ने जो गलती की, इस वजह से मैं अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें लेकर कोई भी ग्रजेस अपने मन में नहीं रखना चाहता, इससे मेरा ही दिमाग खराब होगा। मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करता, हम दोनों पहले अच्छे भाई थे और हमेशा रहेंगे। ये सुनकर ये तिंग को काफ़ी अच्छा लगता है कि मुरेन कहता है कि वैसे बड़े भाई, मुझे लगता है कि मुझे बान मेंग से प्यार हो गया है, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। ये तिंग जो कि अभी अभी एक टेंशन से बाहर निकला था, ये सुनकर उसे दोबारा स्ट्रेस हो जाता है। अगले सीन में वो किसी पैवेलियन में जाकर ड्रिंक कर रहा था। वो सोचता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल के बाहर चला गया और मुझे ये बात रियलाइज भी नहीं हुई। ये सब कुछ उस औरत के आने के बाद ही हुआ। अभी पैवेलियन में सभी लोग उसकी माँ के ही बारे में गॉसिप्स कर रहे थे कि उस पर तो किसी आत्मा का साया है। उसने खुद ये कन्फेस किया कि उसने मुरेन की माँ की छान ली ताकि वो कॉन्क्यूबाइन से सीधा जनरल की लीगल वाइफ बन जाए। अभी तो दादी माँ ने उसे बुद्धा के टेंपल में भेज दिया है ताकि वो इस तरह की पागलों वाली हरकतें करना बंद कर दे। ये तिंग चुपचाप उन सभी की बातें सुन रहा था कि तभी ही वहाँ पर शियानर आती है। वो सोचता है कि क्या ये लड़की बान मेंग है या फिर मैं इतना ज्यादा नशे में हूँ कि हर जगह मुझे वही नजर आ रही है। शियानर उसके पास आकर उसे सेड्यूस करने लगती है। अभी ये काफी नशे में था तो ये खुद को रोक नहीं पाता। इस पैवेलियन में मुरेन अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रिंक कर रहा था क्योंकि आज वो काफी खुश था।
इस बात को लेकर कि उसे प्यार हो गया है। पर तभी ही उसकी नजर इन दोनों पर जाती है और ये चीज मुरेन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो घर वापस आने के बाद काफी ज्यादा ड्रिंक करता है। शानर जब वापस आती है कि वो उससे कहता है कि तुम जानना नहीं चाहती कि मैंने अपनी माँ की मौत की सच्चाई जानने के बाद भी कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया? इसीलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी माँ के नसीब में यही था। हर कोई जनरल की वाइफ बनना चाहता है। अगर ये थिंग की माँ मेरी माँ को नहीं मारती तो कोई दूसरी औरत आकर उसे मारकर जनरल की वाइफ बन जाती। मुरेन ने यहाँ पर ये थिंग के साथ इस बात को लेकर कोई बदला नहीं लिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। अगर बदला लेने चाहेगा तो ये थिंग के सामने हार जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था, वो तो बस शांति चाहता था। मुरेन शानर से कहता है कि अभी मेरा दिल मुझे बस यही कहे जा रहा है कि मुझे जिंदगी भर बस तुम्हारे ही साथ रहना है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शानर इस बात का जवाब उसे नहीं देती। दूसरी तरफ ये थिंग को पेविलियन में होश आता है। होश आते ही उसे याद आता है कि कल रात उसने शानर के साथ वो वाला कांड कर दिया है। अगली सुबह वो उसके पास आकर कल रात के बारे में जब उसे पूछता है कि ये तो नहीं मानती, वो कहती है कि कल रात आप किसी और लड़की के साथ सोए होगे, मैं तो आपके साथ नहीं थी। ये सुनकर वो थोड़ा हैरान होता है। वो सोचता है कि मैं जब भी इस लड़की की आंखों में देखता हूँ तो मुझे अपने लिए नफरत की आग नजर आती है। एक फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि शानर ये थिंग के साथ कल रात नहीं थी। उसने पैसा देकर किसी और लड़की को हायर किया था और वही लड़की उसके साथ थी। अगले सीन में वो अपनी नौकरानी से बात कर रही थी कि ये थिंग की माँ को तो मैंने उसे दूर कर दिया है, अब मैं बाप बेटे के बीच में दरार पैदा करूंगी। ये थिंग हमेशा ही अपने पिता की नज़रों में ऊपर आना चाहता है ताकि उसके पिता जनरल शाओ फ्यूचर में उसे यहाँ का था ग्रेट जनरल बना दे। ये थिंग को पावर का काफी ज्यादा लालच है। अब मैं उसके इसी घमंड को तोड़ने वाली हूँ। आज पूर्णिमा का दिन था और इस वजह से उसकी पूरी बॉडी में आज फिर से दर्द हो रहा था, जिस वजह से वो गर्म पानी में नहा रही थी ताकि उसका दर्द कम हो सके। तभी ही वहाँ पर मुरेन आ जाता है। वो कहता है कि माफ करना, मैं हर बार गलत टाइम पर ही क्यों आ जाता हूँ। आगे वो बाहर आ गई थी कि मुरेन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें हर पूर्णिमा के दिन पर इसी तरह से दर्द होता है, तो मैं तुम्हारे लिए ये टॉनिक लाया हूँ। इसकी वजह से तुम्हारा दर्द कम होगा और तुम शांति से सो पाओगी। शानर जब सो जाती है कि मुरेन उसे सोते हुए देखने लगता है और कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्या कर रही हो, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इतना कहकर वो उसके फॉरहेड पर किस करता है एंड गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जनरल शाओ सरहद से वापस कैपिटल आ गए थे। जब ये थिंग को पता लगता है कि मुरेन अपनी शादी की बात करने फादर के पास गया है कि वो भागा हुआ उनके पास आकर कहता है कि फादर आप मुरेन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें, अभी ये नादान है, शादी जैसी चीज के लिए अभी इसकी उम्र ही क्या है। जनरल शाओ कहते हैं कि बदतमीज नालायक, तुम इतनी हड़बड़ी में आए तो मुझे लगा कि मेरा वेलकम करने आए हो। वैसे मुरेन, मैं तुम्हारी शादी के प्रपोजल के बारे में सोचूंगा। फिर वो ये थिंग से कहते हैं कि मैं तुम्हें घर की जिम्मेदारी देकर गया था, पर तुमने और तुम्हारी माँ ने तो यहाँ पर मैस फैला दिया, इस वजह से मैं तुमसे निराश हूँ। जनरल शाओ यहाँ पर ये थिंग की अच्छी खासी डांट लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। डांट खाने के बाद ये थिंग शानर के पास आकर उसे कहता है कि तो मुरेन तुमसे शादी करना चाहता है, क्या तुम भूल गई कि उस रात हमारे बीच में क्या हुआ था? तुम मेरी वुमन हो और ऐसे ही तुम किसी दूसरे लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। शानर कहती है कि तुम आखिर में किस रात के बारे में बात कर रहे हो? कि वो कहता है कि तुम अभी भी नाटक कर रही हो, तुम मान क्यों नहीं लेती कि उस रात हमारे बीच में सब कुछ हो गया था। शानर कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो, पर देखो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ मुरेन से ही शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो उसे उठाकर अपने रूम में लेकर आता है जहाँ पर वो उसे जबरदस्ती किस कर रहा था। फिर वो उसे कहता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, क्या तुमने मुझ पर कोई जादू किया
है। वो कहती है कि हाँ किया है ना, मैंने तुम पर काला जादू किया है। इस बात पर ये तिंग को यकीन नहीं होता। वो कहती है कि तुम मेरे लायक नहीं, इसलिए तुम खुद को महान समझना बंद कर दो। ये तिंग कहता है कि तो वो मुरेन तुम्हारे लायक है। वो कहती है कि मुरेन की बराबरी तुम अपने आप से ना करो, वो तुमसे कहीं गुना ज्यादा अच्छा है। ये तिंग को ये सुनकर उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने ही वाला था कि वहाँ पर एक सैनिक उसे रिपोर्ट देने आता है कि कल के शिकार में कोई हमलावर जनरल शाओ को मारने वाला है। ये तिंग कहता है कि पहले तुम असली हमलावर को खत्म कर दो, बाद में नकली हमलावर बनकर तुम आ जाना और सीधा मेरे हार्ट पर वार करना। मेरे फादर को ऐसा लगना चाहिए कि मैं उसको बचाने के चक्कर में घायल हो गया। वो सैनिक कहता है कि मैं समझ गया। फिर वो कहता है कि मुरेन कल के शिकार पर नहीं आना चाहिए और हमलावरों को हायर करो और उसके पैर तोड़कर उसे अपाहिज बना दो। शियानर ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। वो कहती है कि तुम फादर की नजरों में ऊपर आने के लिए काफी मेहनत कर रहे हो, ये ठीक है, पर मुरेन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसे तुम अपाहिज क्यों करना चाहते हो। इस पर ये तिंग कहता है कि अपाहिज लड़का कभी भी जनरल नहीं बन सकता और ना ही उसे कोई सरकारी नौकरी मिलती है। मैं तो उस मुरेन की जान लेना चाहता हूँ, पर ये तो काफी आसान हो जाएगा। अगर मैंने उसे अपाहिज बना दिया तो वो पूरी जिंदगी बस इसी बात को लेकर तड़पता रहेगा। शियानर कहती है कि मुरेन तुम्हें अपने भाई से भी बढ़कर मानता है, तो तुम उसके साथ इस तरह की हरकतें करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। जंगली जानवर भी तुमसे कहीं गुना अच्छे होते हैं, तुम तो उससे भी ज्यादा गए गुजरे निकले। अगले दिन ये लोग शिकार पर जाने वाले थे। ये तिंग कहता है कि मुरेन नहीं आने वाला। कल रात वो कोठे में जाकर अय्याशी कर रहा था, तो अभी वो सो रहा है। जनरल शाओ को ये सुनकर मुरेन पर गुस्सा आता है कि ये इतना ज्यादा बिगड़ैल हो गया, मुझे पता नहीं था। वापस आने के बाद उसकी तो क्लास लेनी होगी। वही मुरेन बेचारा शियानर को बचाने के लिए गया था, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि शियानर को किसी ने किडनैप कर लिया है। जब मुरेन उस जगह पर पहुंचता है कि वहां पर ये तिंग के भेजे बहुत सारे हमलावर आकर उस पर हमला कर देते हैं, पर ये दोनों ही लोग उन सारे हमलावरों को मात दे देते हैं। उस जगह से बाहर निकलने के बाद शियानर उसे डांट रही थी कि ये तिंग ने तुम्हें अपाहिज बनाने के लिए मुझे किडनैप किया और इन सारे हमलावरों को बुलाया, तुम इतना भी नहीं समझ पाए, तुम क्या बुद्धू हो। वो उसे सीधा टाइटली हक कर लेता है एंड कहता है कि तुम सही सलामत हो, ये देखकर मुझे काफी शांति मिल रही है। शियानर कहती है कि मेरी नहीं बल्कि तुम अपनी फिक्र करो, अभी अभी वो सारे हमलावर तुम्हें अपाहिज बना देते। वो कहता है कि वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे लेकर इतनी ज्यादा फिक्र करती हो। वैसे शियानर तुम मेरी जिंदगी का बेस्ट गिफ्ट हो। शियानर कहती है कि तुम ऐसे मौके पर इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो, चलो घर वापस चलते हैं। तभी ही अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है और ये दोनों भागकर किसी गुफा में आ जाते हैं। दिखने से लग रहा था कि इन दोनों को ही एक दूसरे की काफी फिक्र है। फिर मुरेन कहता है कि मेरे फादर हमारी शादी को लेकर मान गए हैं, पर मैंने तुमसे तो पूछा ही नहीं, अब पूछ लेता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो अपना जवाब उसे किस करके देने वाली थी, पर वो खुद को रोक लेती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं मुरेन को पसंद करती हूँ, पर मुरेन का प्यार पाना मैं डिजर्व नहीं करती। दूसरी तरफ ये तिंग खुद को चोट पहुंचाने के बाद जनरल शाओ की नजरों में हीरो बन गया था। अभी जनरल शाओ को उसकी काफी फिक्र हो रही थी और मन ही मन में वो सोच रहे थे कि मैं इसी लड़के को अपना अगला वारिस बनाऊंगा। आगे ये दोनों घर वापस आ गए थे, जहाँ पर शियानर मुरेन को मना कर देती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो तो एक अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। मुरेन उसे कहता है कि उस दिन पेविलियन में मैंने तुम दोनों को साथ में देख लिया था, क्या तुम ये तिंग को पसंद करती हो, क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो। इस पर वो कहती है कि हाँ, मैं ये तिंग से ही प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि जल्दी ही जनरल शाओ उसे यहाँ का था ग्रेट जनरल बना देंगे। ये तिंग से शादी करने के बाद मैं जनरल की वाइफ बन जाऊंगी। कि वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं जानता हूँ कि तुम इस तरह की लड़की नहीं हो, और मैं तुम्हें बता दूं कि ये तिंग की शादी ऑलरेडी राजकुमारी से तय हो गई है। ये तिंग पावर पाने के चक्कर में तुम्हें भाव ही नहीं देगा, इसलिए तुम ये तिंग को भूल जाओ। पर वो नहीं मानती। वो कहती है कि शायद तुमने मुझे समझने में गलती कर दी है, मैं पावर और पैसों को देखकर ही लड़के को पसंद करती हूँ, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये तिंग तो जल्दी ही यहाँ का था ग्रेट जनरल बन जाएगा, मैं उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। मुरेन उसे गेस करने की कोशिश करता है कि ये चाटा मारकर उसे कहती है
कि मैं तुम्हारी काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे तुमसे नफरत हो जाए, प्लीज़ ऐसा काम मत करना। वो उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चली गई थी और ये रिजेक्शन के बाद काफ़ी दुखी हो गया था। वहीं जनरल शाओ को पता लग जाता है कि ये तिंग ने बस नाटक किया था उसे बचाने का, ताकि वो उसे यहाँ का था ग्रेट जनरल बना दे। अभी उसे ये तिंग पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि ये लड़का इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ मुरेन भी अब ये तिंग के खिलाफ हो गया था। वो कहता है कि जाकर दादी माँ को बता दो कि ये तिंग ने मुझे अपाहिज बनाने के लिए हमलावरों को भेजा। इतना कहकर वो अपने हाथों से अपने पैरों को इंजर्ड कर देता है। अगले सीन में दादी माँ भागकर उसे देखने आती है एंड कहती है कि उस भिखारन के बेटे ने देखो तो मेरे बच्चे का कैसा हाल कर दिया, मैं उस ये तिंग को नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी जाकर इन सारी बातों के बारे में जनरल शाओ को बताती हूँ, वहीं ये तिंग को सजा देंगे। शियानर को जब मुरेन की हालत के बारे में पता लगता है कि वो भागकर उसे देखने आई थी पर वो उसे मिलने नहीं चाहती, वो सोचती है कि मुरेन मेरी ही वजह से इतना ज्यादा बुरा बन गया, मैं उसे देखना भी डिजर्व नहीं करती। वहीं जनरल शाओ ये तिंग से अब गुस्सा हो गए थे। उसने ये तिंग की इस हरकत पर उसे घर से ही निकाल दिया था कि अब तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन ये तो नहीं चाहता, अभी ये तिंग का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था कि शियानर उसकी मदद करने के लिए आती है। ये तिंग जो कि ऑलरेडी उसे पसंद तो करता ही था, अब उसे उससे सच्चा प्यार हो जाता है कि जब मेरे पास कोई नहीं था तब यही लड़की मेरा सहारा बनकर मेरे पास आई। वहीं शियानर सोच रही थी कि सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। आगे से शियानर रोज ही उसकी ड्रेसिंग करने आती है और उसे दवाई पिलाने के लिए आती है और ये तिंग रोज ही उसका इंतजार करने लगता है। कुछ दिनों के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था। ठीक होने के तुरंत बाद ही वो जनरल शाओ से मिलने जाता है और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके वापस से उसका भरोसा जीत लेता है। जनरल शाओ तो उसे माफ करने ही वाले थे कि राजकुमारी आकर जोर से फादर पर चिल्लाती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले पति को इस तरह से हर्ट करने की। अब से मेरा पति यहाँ पर नहीं रहेगा, मैं उसे राजमहल लेकर जा रही हूँ। जब ये लोग जा रहे थे कि शियानर ये तिंग को रोकने आती है पर वो राजकुमारी के साथ चला जाता है। शियानर जानबूझकर यहाँ पर आई थी ताकि बाद में ये तिंग को पछतावा हो कि वो राजकुमारी के साथ क्यों चला गया। आगे ऐसे ही होता है, ये तिंग को पछतावा हो रहा था कि वो तो शियानर को पसंद करता है, फिर वो राजकुमारी के साथ क्यों चला गया। आगे राजकुमारी को जब पता लगता है कि ये तिंग शियानर को पसंद करता है तो वो शियानर को बदनाम करने के लिए एक प्लान बनाती है। उसने शियानर के रूम में लव पॉइजन वाली अगरबत्ती जला दी थी और किसी आदमी को हायर किया था ताकि वो उसके साथ जबरदस्ती कर सके। लेकिन वहाँ पर कोई दूसरे आदमी की जगह पर मुरेन आ जाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ हो पाता उससे पहले ही मुरेन उसे मारकर बेहोश कर देता है। अगली सुबह वो उसे सोते हुए देख रहा था। शियानर जैसे ही उठती है कि ये सोने का नाटक करने लगता है। शियानर कहती है कि अब नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम जगे हुए हो। तभी ही कल रात के बारे में उसे याद आता है और वो मुरेन को थैंक यू कहती है उसकी मदद करने के लिए। वो कहता है कि तुम शियानर हो ना, जो कि बचपन में मेरे साथ खेला करती थी। ये सुनकर वो डर जाती है कि इसको तो मेरी सच्चाई के बारे में पता लग गया है। मुरेन कहता है कि बानमेंग तुम्हारी झूठी पहचान है, तुम शियानर हो, तुम यहाँ पर ये तिंग से बदला लेने आई हो ना, क्योंकि ये तिंग ने तुम्हारे पूरे कबीले को खत्म कर दिया था। मैं तुम्हारी उस अजीब सी बीमारी को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो सकता है और मुझे पता लगा कि तुम्हारी पूरी बॉडी के अंदर वो जहर है और इसी दौरान मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में पता लगा कि तुम ही शियानर हो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम ये तिंग से बदला लेना चाहती हो तो इसमें अब से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो कहती है कि नहीं, तुम ऑलरेडी मेरी काफी मदद कर चुके हो, अब से मैं तुम्हें ऐसी चीजों में नहीं घसीटना चाहती। मुरेन कहता है कि माफ करना, पर मैं तो इन सारी चीज़ों में अब इन्वॉल्व हो गया हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वैसे मैं तुम्हारे इस तरह से पीछे पड़ा हूँ तो क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं करती? वो उससे प्यार करती थी पर फिलहाल वो उसे कुछ भी नहीं बताती। आगे ये तिंग को राजकुमारी के कारनामे के बारे में पता लगता है कि वो शियानर को देखने आया था। वो याद करती है कि मुरेन ने उससे कहा था कि अब मुझे अपनी असली पहचान ये तिंग के सामने रिवील करनी होगी
ताकि उसे और भी ज्यादा पछतावा हो। वो इनडायरेक्ट वे में उसे बता देती है कि वही शियानर है, उसकी बचपन की फियोंसे। सच्चाई जानने के बाद वो इतना शॉक्ड हो गया था कि वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। अपने रूम में आने के बाद वो इसी बारे में सोच रहा था। वो याद करता है कि बचपन में कबीले को खत्म करने के बाद वो हर जगह शियानर को ढूंढ रहा था, पर उसे पता लगा कि शियानर की आग में जलने के बाद मौत हो गई। वहीं मुरेन ने एक ग्रुप बना लिया था। वो इन सभी लोगों को ऑर्डर दे रहा था कि शियानर के फादर और कबीले पर झूठा आरोप लगाया गया है, तो हमें कोई सबूत ढूंढकर उनको न्याय दिलाना होगा। अगले दिन ये तिंग क्राउन प्रिंस के पास जाकर अपनी सगाई तोड़ देता है। वो कहता है कि मुझे अब राजकुमारी से शादी नहीं करनी है। राजकुमारी जो कि उससे ऑब्सेस्ड थी, वो उसे एक चाटा लगा देती है कि तुम शादी तोड़ने वाले होते कौन हो। लेकिन ये तिंग तो अपनी बात रख के वहाँ से चला जाता है। ये तिंग याद करता है कि पूरे कबीले को खत्म करने के टाइम पर उसे काफी बुरा लग रहा था, पर क्राउन प्रिंस का यह ऑर्डर था, इसीलिए उसे ये सब कुछ करना पड़ा। अभी वो शियानर के फादर के टेबल के सामने आकर उसे कह रहा था कि अब मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ कि मैं आपकी मौत का बदला उस क्राउन प्रिंस से ले सकूं। शियानर जिंदा है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जिंदगी भर उसे प्रोटेक्ट करके रखूंगा। तभी ही राजकुमारी आकर उसे किडनैप कर लेती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, जब भी तुम दुखी होते हो तो इन धोखेबाज की टेबल के सामने आकर इसी तरह से रोते हो। बातों ही बातों में राजकुमारी उसे बताती है कि शियानर के कबीले पर आग उसने लगाई थी ताकि सब लोग जलकर मर जाए। ये तिंग को ये सुनकर उस राजकुमारी पर काफी गुस्सा आता है कि तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो। राजकुमारी कहती है कि तुमने तो मुझसे ज्यादा घटिया हरकत की है। वैसे तुम उस फूल बेचने वाली लड़की बानमिंग को पसंद करते हो ना। कि वो कहता है कि अब तुमने उसके साथ क्या किया है। शियानर अभी मार्केट में थी। राजकुमारी के भेजे हुए हमलावर आकर उसे मारने ही वाले थे कि वहाँ पर मुरेन आकर उसे बचाता है। इन हमलावरों से लड़ने के चक्कर में वो खुद पहाड़ से नीचे गिर जाता है। वो जोर से चिल्लाती है कि मुरेन प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। मैंने तो तुम्हें ये बात बताई भी नहीं। भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने जिसे भी पसंद किया आपने उस इंसान को मुझसे दूर कर दिया। वो नीचे पहाड़ की तरफ देखकर कहती है कि सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए, एटलीस्ट तुम तो मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी ही मुरेन पहाड़ को चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आता है। वो कहती है कि तुम जिंदा हो। मुरेन कहता है कि तुम इतना चिल्ला चिल्ला कर मुझे आई लव यू कह रही थी, तो मैं मर कैसे सकता हूँ। यहाँ पर हमें इनका एक किसिंग सीन दिखाया जाता है जब ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे कि वहाँ पर ये तिंग शियानर को बचाने के लिए आता है, पर वो देखता है कि वो तो लेट हो गया है। ये तिंग आज इतना ज्यादा दुखी था कि वो टेंपल में अपनी माँ से मिलने के लिए आता है। उसकी माँ टेंपल में आने के बाद अब काफी सुधर गई थी। ये तिंग की ऐसी हालत देखकर वो समझ जाती है कि इसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो उसे कहती है कि माफ करना, मैंने ही तुम्हें पावर का लालच दिलाया, इस वजह से तुम इतने ज्यादा बुरे बन गए। अब मुझे पता लग गया है कि जिंदगी में खुशी ही सब कुछ है। तुम अपनी खुशियों के पीछे भागो, पावर के पीछे नहीं। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे कहानी हमें सीधा 1 महीने के बाद की दिखाई जाती है, जहां पूरे कैपिटल में ये तिंग को ही लेकर बात हो रही थी कि वो पिछले 1 महीने से गायब है। वहीं इन दोनों की तो रोमांटिक लाइफ काफी अच्छे से चल रही थी। मुरेन कहता है कि क्राउन प्रिंस की गलती की सजा तुम्हारे कबीले को भुगतनी पड़ी। मैं जल्दी ही कोई ठोस सबूत ढूंढकर राजा के सामने उसे एक्सपोज कर दूंगा, लेकिन उससे पहले हमें ये तिंग को सामने लाना होगा और इसके लिए हमें शादी करनी होगी। अगले सीन में ये दोनों अपनी शादी के लिए रेडी हो रहे थे कि मुरेन को पता लगता है कि उसकी दुल्हन तो गायब है। वो पूरे मेंशन में उसे ढूंढ रहा था। वहीं ये तिंग शियानर को भगाकर दूर लेकर आया था। वो कहता है कि तुम मुरेन से शादी मत करो, तुम मुझसे बिलोंग करती हो। वेल, ये वही सीन है जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था कि तभी ही वहाँ पर मुरेन अपनी दुल्हन को ढूंढते हुए आता है एंड ये तिंग से कहता है कि शियानर तुम्हारी होने वाली भाभी है, तुम उसके साथ इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकते हो। उन दोनों को इस तरह से देखकर ये तिंग सब कुछ समझ जाता है कि ये दोनों मिले हुए हैं और शियानर यहाँ पर अपने कबीले की मौत का बदला लेने के लिए ही आई थी। और ये सारा शादी का नाटक इन दोनों ने इसीलिए किया ताकि वो सामने आ सके। वो शियानर से कहता है कि अगर तुम यही चाहती हो
तो मैं ये चीज तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले दिन मुरेन राजा के पास जाकर उसे सबूत दिखाता है कि किस तरह से क्राउन प्रिंस ने दूसरे देश के साथ मिलकर अपने देश के साथ धोखाधड़ी की और इसका सारा इल्जाम उसने शिया कबीले पर लगा दिया। राजा सबूतों को देखने के बाद क्राउन प्रिंस को उसके गुनाहों की सजा देते हैं। एक फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि येतिंग ने ही ये सारे सबूत मुरेन को दिए थे एंड कहा कि तुम राजा को चाहकर ये सारे सबूत दिखाओ। राजकुमारी को जब क्राउन प्रिंस की हालत के बारे में पता लगता है कि उसे शियानर पर काफी गुस्सा आता है कि तेरी ही वजह से मेरे भाई का आज ऐसा हाल हुआ, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। वो जैसे ही उसे मारने आती कि येतिंग बीच में आ जाता है। सैनिक राजकुमारी को पकड़कर लेकर वहां से चले गए थे। येतिंग कहता है कि मैंने तुम्हारे कबीले का नाम अब क्लियर कर दिया है। वो समझ गया था कि वो जल्दी ही मरने वाला है, इसलिए वो कहता है कि मैंने तुम्हारे मासूम कबीले वालों को मारा तो मुझे इसकी भरपाई तो करनी ही थी। यहाँ शियानर को पता लगता है कि इतने सालों से ये इस रिग्रेट में जीता आ रहा था। अगर उसे ये पता होता तो वो बदला लेने जैसी चीज करती ही नहीं। येतिंग के मरने के बाद वो जहर जो कि तांत्रिक ने उसकी बॉडी में डाला था वो अब उसकी बॉडी से निकल जाता है। आगे क्राउन प्रिंस को आजीवन जेल की सजा हो गई थी। शियानर के कबीले का नाम भी क्लियर हो गया था और मुरेन राजा ने खुश होकर उसे यहाँ का था ग्रेट जनरल बना दिया। सब कुछ सही हो जाने के बाद शियानर कैपिटल छोड़कर यहाँ से जा रही थी। मुरेन उसे रोकने आता है मगर वो उसे आखिरी गुड बाय कहती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर कहानी हमें सीधा 3 सालों के बाद की दिखाई जाती है। 3 साल के बाद मुरेन सरहद से कैपिटल वापस आया था और इसी टाइम पर शियानर भी कैपिटल वापस आई थी घूमने के लिए। शियानर आज भी मुरेन को नहीं भूली थी। उसकी कही हुई बातें उसके कानों में आज भी गूंज रही थी कि तभी ही इन दोनों की मुलाकात ब्रिज के ऊपर हो जाती है। 3 सालों के बाद ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और इन दोनों को ही साथ में अपनी पहली मुलाकात याद आ जाती है। लास्ट में एक किसिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। गाइस, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।